अस्सलाम वालेकुम। आज तक आप लोगों ने ऐसे तो बहुत सारे मैटर देखे और सुने होंगे जहाँ पर एक वाइफ़ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस का दावा दायर करती है या फिर वो अपने बच्चों के लिए अपने हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस का यानी नानो नफ़क़ा का दावा दायर करती है। लेकिन क्या आपने आज से पहले कभी कोई ऐसा मैटर सुना है जहाँ पर पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन के अगेंस्ट मेंटेनेंस का यानी नानो नफ़क़ा का दावा दायर करते हैं? अगर तो आपने ऐसा मैटर आज से पहले कभी नहीं देखा, ना सुना, ना पढ़ा कोई ऐसी जजमेंट्स के हवाले से, तो आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए है क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली एक ऐसा ही केस लॉ डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक ऐसा मैटर आया, जहाँ पर एक मदर ने अपने बच्चों के अगेंस्ट मेंटेनेंस का दावा दायर किया, जिसे ना कि लाहौर हाई कोर्ट ने इनके फेवर में डिसाइड भी किया, बल्कि साथ में ये भी हेल्ड किया कि ऐसा मैटर सपोर्टेड बाय लॉ है, यानी इस तरह के केसेस फाइल किए जा सकते हैं। अब ये रीज़निंग, ये डिसीज़न जो लाहौर हाई कोर्ट ने किन रीज़न की बेस पर ये डिसीज़न हेल्ड किया, वो रीज़निंग हम लोग बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस केस की साइटेशन, जो कि टाइटल है इसकी केस की साइटेशन है 2025 लाहौर हाई कोर्ट 6358। इस केस के फैक्ट्स कुछ यूँ हैं कि इनिशियल स्टेज पे फर्स्टली एक मदर ने अपने 4 बेटों के खिलाफ मेंटेनेंस का दावा दायर किया फैमिली कोर्ट के अंदर, एंड द ग्राउंड वाज़ दैट कि वो ओल्ड एज है और वो फाइनेंशियली तौर पर वेल ऑफ नहीं है, लिहाज़ा वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती। जबकि उसके चारों बेटे फाइनेंशियली तौर पर स्टैब्लिश हैं और वो इसका खर्चा उठा सकते हैं, तो लिहाज़ा उसने अपने बेटों के खिलाफ मेंटेनेंस का दावा दायर कर दिया। इस मेंटेनेंस के दावे के रिस्पॉन्स में पहली पेशी पर ही फैमिली कोर्ट ने सेक्शन 17 ए ऑफ फैमिली कोड एक्ट 1964 के तहत इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया इसके बेटों के अगेंस्ट कि आपने अपनी वालदा को पूरी खर्चा देना है जब तक इस केस का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, यानी फर्जी तौर पर, क्योंकि मेंटेनेंस के दावों में यही होता है कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कोर्ट की टिल डिसीजन तक यानी फाइनल डिसीजन तक एक अबूरी टेम्परेरी मेंटेनेंस कोर्ट लगा देती है। सो इस केस के अंदर भी कोर्ट ने उन्हें ये कह दिया कि आपने 5,000 रुपए जब तक नहीं आता इस केस का डिसीजन, तब तक आप लोगों ने आर्ज़ी खर्चा आपकी वालदा का बन गया है, ये आपने देना है, और अगर आपने नहीं दिया तो एज़ पर सेक्शन 17 ए ऑफ द फैमिली कोड एक्ट आपका राइट ऑफ डिफेंस स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा और आपके अगेंस्ट डिसीजन दे दिया जाएगा। अब होता कुछ इस तरह है कि सेक्शन 17 ये कहता है कि खर्चा जब लगाया जाता है तो उसके बाद हर अगले महीने की 14 डे तक का टाइम होता है। उसके बाद 14 डे के बाद राइट ऑफ डिफेंस तक ऑफ होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह होता है कि फैमिली कोर्ट ने 20 मई को ये ऑर्डर दिया था और अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी इसकी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन तब होनी थी जब 14 जून तक उसने खर्चा ना दिया होता बेटों ने। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अभी तो सिर्फ़ 3 जून को ही फैमिली कोर्ट ने इनका राइट ऑफ डिफेंस तक काउंट कर दिया और ये कह दिया कि मदर के फ़ेवर में डिसीज़न कर दिया और इन्हें कह दिया कि आपने 20,000 रुपए खर्चा अपनी वालदा को दिया करना है सबने। अब चूँकि इस ऑर्डर के अगेंस्ट, क्योंकि ये इलीगल था, तो इसको उन्होंने चैलेंज किया, बेटों ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर दी। इस डिक्री के अगेंस्ट अपील कर दी। जब उन्होंने अपील की तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने भी फैमिली कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया और इनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। सो लिहाज़ा अब उन्होंने आर्टिकल 199 के तहत लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। अब जब लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये मैटर आया, तो लाहौर हाई कोर्ट के सामने बेटों का ऑब्जेक्शन कुछ ये फॉलोइंग ऑब्जेक्शन रेज़ किए और नॉर्मली 4 ऑब्जेक्शन रेज़ किए। नंबर 1, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो इस तरह के दावाजात यानी सूट फॉर मेंटेनेंस बाय पेरेंट अगेंस्ट चिल्ड्रन, इस तरह के दावाजात यानी कि जब वालिदैन अपने बच्चों के अगेंस्ट खर्चा नाम नफ़क़ा का दावा दायर करते हैं, तो ऐसे दावों को एंटरटेन करने की फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। सो लिहाज़ा जब फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो ट्रायल स्टेज पे जो फैमिली कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट मेंटेनेंस देने का ऑर्डर पास किया है, उसको ख़ारिज करवाया जाए। ये उन्होंने प्रे की। सेकंड, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि ये जो दावा हमारी मदर की तरफ से किया गया है, ऐसा कोई दावा कानूनी तौर पर किया ही नहीं जा सकता, इज़ नॉट सपोर्टेड बाय लॉ। सो लिहाज़ा इस ऑब्जेक्शन को रेज़ करने के बाद भी उन्होंने यही प्रे की कि लिहाज़ा जो हमें खर्चा देने का ऑर्डर दिया गया है, उसको ख़ारिज करवाया जाए, क्योंकि ऐसा कोई मुकदमा हो ही नहीं सकता, तो इस पे रिलीफ़ किस तरह मिल सकता है।
थर्ड ऑब्जेक्शन उन्होंने ये रेज़ किया कि सेक्शन 17 ए ऑफ द फैमिली कोड 1964 के तहत जो आपने हमें पेनल्टी लगाई है इंटीरियर मेंटेनेंस देने की, वो पेनल्टी हम पर लग ही नहीं सकती क्योंकि हम लोग उस सेक्शन की एम्बिट में नहीं आते। उस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे खर्चों के दावाजात पर होती है जो कि वाइफ़ या चिल्ड्रन की तरफ से किए गए हों, ना कि पेरेंट्स की तरफ से अगेंस्ट द चिल्ड्रन किए गए हों। फिर तो लिहाज़ा उन्होंने ये प्रे की कि जो हमें नहीं यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो एक्शन है वो इनवैलिड है, ये ऑब्जेक्शन रेज़ किया। नंबर 4 उन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि जब फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, मेंटेनेंस सूट जो कि पेरेंट्स की तरफ से किए जाते हैं उनको एंटरटेन करने की, तो जब वो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो इंटीरियर मेंटेनेंस का जो ऑर्डर हमें फैमिली कोर्ट ने दिया है वो भी इल्लीगल है, उसको भी खारिज किया जाए और जो हमें खर्चा लगाने का कहा गया है, अब जो ये अभी तक जो है वो कि अब ज़ाहिर-सी बात है कि अपील इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट। अब ये मैटर अभी स्टिल चल रहा है, तो इसका मतलब जो फाइनल ऑर्डर 20,000 वाले खर्चे का था, वो अभी तक नहीं हो सका जब तक पूरा इस केस का मतलब सारी जगह पे अपील करके वो सब कुछ डिस्क्लोज़ नहीं हो जाता, तो अभी तक स्टिल उन्हें 5,000 देना पड़ रहा है। तो वो उस 5,000 से जान छुड़ाना चाहते थे, वो कह रहे थे कि भई किसी तरह ये भी जो है वो खारिज करवाया जाए। तो ये ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज़ किए। अब जो इनके ऑब्जेक्शन थे, वही बेसिकली कोर्ट के पास फैक्ट इसके मैटर के अंदर फैक्ट एंड इश्यू थे। तो इन तमाम फैक्ट एंड इश्यू को कोर्ट ने किस तरह डिसाइड किया, ये हम लोग देखते हैं। यानी ये जो जितने भी इनके ऑब्जेक्शन और रेज़ किए वही इस केस के अंदर फैक्ट एंड इश्यू बन गए। इनको ही कोर्ट ने डिसाइड करना था क्या वाक़ई ही कि जो पेटिशनर है उनके ऑब्जेक्शन वैलिड और सपोर्टेड बाय लॉ हैं। तो इनको किस तरह डिसाइड किया कोर्ट ने, ये हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्शन वाज़ दैट कि फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है ऐसे मेंटेनेंस के दावादार को सुनने की, उनका ट्रायल करने की जो कि पेरेंट्स की तरफ से किए जाते हैं अगेंस्ट देयर चिल्ड्रन। तो इसका आंसर कोर्ट ने हेल्ड किया कि आपका ये ऑब्जेक्शन सपोर्टेड बाय लॉ नहीं है। फैमिली कोर्ट के पास ऐसे केसेस यानी कि सूट ऑफ मेंटेनेंस फाइल्ड बाय इंस्टीट्यूटेड बाय पेरेंट अगेंस्ट देयर चिल्ड्रन, ऐसे केसेस को सुनने की जुरिस्डिक्शन फैमिली कोर्ट के पास है। और इसके लिए जो रीज़निंग फैमिली कोर्ट ने दी, इसके लिए फैमिली कोर्ट ने बेसिकली 2 रीज़न दिए। पहला रीज़न फैमिली सॉरी लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रीज़न दिए। पहला रीज़न जो लाहौर हाई कोर्ट ने दिया वो ये था सेक्शन 5 ऑफ द फैमिली कोड एक्ट 1964 प्लस सीरियल नंबर 3 ऑफ द शेड्यूल पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल ऑफ फैमिली कोड एक्ट 1964। पहला रीज़न उन्होंने ये दिया। इसमें उन्होंने ये कहा कि भई देखें जुरिस्डिक्शन फैमिली कोर्ट के पास है या नहीं, इसके लिए आप देखें इसका सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 ऑफ द फैमिली कोड एक्ट 1964 ये कहता है कि फैमिली कोर्ट के पास एक्सक्लूसिवली जुरिस्डिक्शन है उन तमाम मैटर के हवाले से जो कि मैटर डिस्कस किए गए हैं इसी शेड्यूल के पार्ट 1 के अंदर। और जब हम पार्ट 1 को देखते हैं तो वहाँ पर आपको सीरियल नंबर 3 में मेंटेनेंस का वर्ड मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है मेंटेनेंस से मुतल्लक हर तरह के दावाजात को सुनने के लिए। रह गई बात आपकी ये ऑब्जेक्शन की कि वो मेंटेनेंस सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर वाइफ़ की तरफ से मेंटेनेंस का दावा किया जाए या बच्चों के लिए मेंटेनेंस का दावा किया जाए, तो उस हद तक लिमिटेड है, तो इस बात में कोई सदाकत नहीं है। वजह उसकी ये है क्योंकि मेंटेनेंस एक ब्रॉड टर्म है, वो नैरो टर्म नहीं है। उसके अंदर हर तरह का मेंटेनेंस का मैटर आ जाएगा, इवन कि ये जो पेरेंट्स की तरफ से किया गया मेंटेनेंस का केस है, वो भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सीरियल नंबर 3 जो शेड्यूल है इस एक्ट का, उसके पार्ट 1 में सिर्फ़ एक मेंटेनेंस का टर्म लिखा गया है। उसमें कहीं भी मेंटेनेंस बाय वाइफ और चिल्ड्रन नहीं लिखा गया। तो जब लॉ के अंदर एक्सप्रेसिवली तौर पर इस चीज़ को बार नहीं किया गया, तो आप किस बेस पे कह सकते हैं कि हमारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो पेरेंट्स की तरफ से जो मेंटेनेंस का दावा किया गया है, उसको वो एंटरटेन नहीं कर सकते। तो पहला रीज़न तो उन्होंने दिया ये कि सेक्शन 5 ऑफ द फैमिली कोड एक्ट के बेस पे एंड सीरियल नंबर 3 ऑफ द शेड्यूल पार्ट 1 ऑफ दिस एक्ट, इसके तहत उनका कि हमारे पास फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि जितने भी खर्चे के दावाजात वालिदैन की तरफ से अपने बच्चों के अगेंस्ट किए जाते हैं, उनके पास उन मैटर को सुनने की जुरिस्डिक्शन है। सेकंड रीज़न जो उन्होंने दिया कि क्यों जुरिस्डिक्शन है, तो उसका उन्होंने ग्राउंड बनाया प्रीएम्बल ऑफ दिस एक्ट यानी फैमिली कोड एक्ट 1964 के प्रीएम्बल की बेस पे। सो कहते हैं अगर प्रीएम्बल को देखें तो इस कानून को बनाने का मोटिव ये था कि फैमिली से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं और
मैरिज से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं, उन तमाम डिस्प्यूट को एफ़िशिएंटली एंड एक्सपीडिएंटली यानी कि फ़ौरन और अच्छे तरीके से सॉल्व कराने के लिए कानून बनाया गया। जबकि हम देखते हैं कि जो मेंटेनेंस का मैटर है, ये भी तो फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट ही है, तो इसका मतलब ये है कि फैमिली कोर्ट के पास इस तरह के डिस्प्यूट को सुनने की, इस मैटर को सुनने की जुरिस्डिक्शन है। सो इन 2 रीज़न की बेस पे फैमिली कोर्ट ने कहा कि जितने भी दावाजात वालिदैन की तरफ से अपने बच्चों के अगेंस्ट नानो-नफ़क़ा यानी कि खर्चा यानी मेंटेनेंस के दावाजात किए जाते हैं, फैमिली कोर्ट इन मैटर को सुन सकता है और इनके पास जुरिस्डिक्शन है, तो इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये अल्ट्रा वायर जुरिस्डिक्शन की उसके पास ऐसा इख्तियार था। और ये प्रॉपर लीगल डिसीजन ही है जो उसने दिया। अब रह गई दूसरा ऑब्जेक्शन जो कि इसने कहा था कि ऐसा कोई दावा बनता ही नहीं है कि वालिदैन का अपने बच्चों के अगेंस्ट खर्चे का दावा करना ये सपोर्टेड बाय लॉ ही नहीं है। तो इस पे भी लाहौर हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि आपका ये ऑब्जेक्शन भी बेबुनियाद है। ऐसा दावा एंटरटेन किया जा सकता है और ऐसा दावा सपोर्टेड बाय लॉ है। एंड द लॉजिक वाज़ दैट लॉजिक जो इसके पीछे जो प्रूडेंस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने दी, तो उसका उन्होंने रेफरेंस दिया सेक्शन 371 ऑफ मोहम्मडन लॉ बाय डी.एफ. मुल्ला। इसमें उन्होंने बताया है कि सेक्शन 371 ऑफ मोहम्मडन लॉ का ये कहता है कि जब वालिदैन नीडी हों और वेल ऑफ ना हो, ओल्ड एज हों और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, तो उनके जो बच्चे हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड करें। यानी कि अंडर इस्लामिक लॉ उन पर ये जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है बच्चों पर कि वो अपने वालिदैन को मेंटेन करें। अब थर्ड ऑब्जेक्शन इनका ये था कि सेक्शन 17 ए ऑफ द फैमिली कोड एक्ट 1964 के तहत जो इन पर पेनल्टी लगाई है कोर्ट ने, वो इल्लीगल है क्योंकि उस सेक्शन के एम्बेड में ये जो हमारा दावा है जो इनके अगेंस्ट हुआ था वो नहीं आता। वो सेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे दावाजात के साथ डील करता है जो कि दावाजात किए जाते हैं मेंटेनेंस वाले वाइफ़ या चिल्ड्रन की तरफ से। तो इसमें कोर्ट ने उनके ऑब्जेक्शन को कहा कि येस इनका ये वाला ऑब्जेक्शन ठीक है क्योंकि सेक्शन 17 ए की पेनल्टी सिर्फ़ उन्हीं केसेस के में लगती है जहाँ पर वाइफ़ या चिल्ड्रन ने दावा दायर किया हो और उनको खर्चा ना दिया जाए। यानी उन्होंने खर्चे का दावा किया है, उनको खर्चा ना दिया जाए तो उसकी कंसीक्वेंसेस में उनके ऊपर पेनल्टी लगती है। ये एक स्पेशल रूल, एक स्पेशल प्रोविज़न है जो कि इन्हीं मैटर्स के अंदर यानी कि मेंटेनेंस के दवाजात जब बच्चों या बीवी की तरफ से किए जाएँ तो उनके केसेस के अंदर अप्लाई होती है। जब पेरेंट्स की तरफ से किया जाए तो उधर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी देखें ना कि लॉजिक यही है कि वहाँ पर एक्सप्रेसिवली तौर पर वाइफ़ और चिल्ड्रन का वर्ड लिख दिया गया है। इसका मतलब वहाँ पर ये बता दिया गया है कि अगर पेरेंट्स की तरफ से मेंटेनेंस का दावा दायर किया जाएगा तो वहाँ पर सेक्शन 17 ए की पेनल्टी नहीं लगेगी अगर वहाँ उनके केसेस में खर्चा ना दिया जाएगा। सो अब फोर्थ ऑब्जेक्शन इनका ये था कि फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है मेंटेनेंस देने की, तो फैमिली कोर्ट के पास जब मेंटेनेंस को वो मैटर को सुनने की जुरिस्डिक्शन नहीं है ऐसे केसेस में यानी पेरेंट्स की तरफ से जो बच्चों के केस किए जाते हैं, तो फिर इस तरह के मैटर में इंटीरियर मेंटेनेंस देने की भी जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट के पास। तो इसका कोर्ट ने कहा कि नहीं इंटीरियर मेंटेनेंस को ग्रांट कर भी सकता है फैमिली कोर्ट अगर मेंटेनेंस का दावा पेरेंट्स की तरफ से किया जाए और उसको एनफोर्स भी करा सकता है। इसका लॉजिक लाहौर हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भई देखिए सेक्शन 5 के अंदर वर्ड लिखा हुआ था एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है फैमिली कोर्ट के पास उन मैटर में जो कि इसी एक्ट के शेड्यूल के पार्ट 1 में बताए गए और वहाँ पर आपको सीरियल नंबर 3 में मिल जाता है इसके शेड्यूल के पार्ट 1 में मेंटेनेंस का वर्ड और मेंटेनेंस एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें हर तरह के मेंटेनेंस के केस यानी पेरेंट्स की तरफ से मेंटेनेंस वाले केस भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब कि फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन तो है इस मैटर को सुनने की और वो भी एक्सक्लूसिव यानी किसी और के पास नहीं है, सिर्फ़ इसी के पास है, ठीक है? तो जब उसके पास ये जुरिस्डिक्शन है, तो इंटरनल मेंटेनेंस क्या चीज़ है? वो भी तो वो क्या है? वो एक एंसिलरी टर्म है अटैच्ड टू द मेंटेनेंस मतलब ये केस भी उसी मैटर के साथ ही रेलेवेंट रिलेटेड अटैच ही तो है, तो जब उसके पास मेंटेनेंस के हवाले से जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी एक्सक्लूसिव तो क्या फिर इंटरनल मेंटेनेंस के हवाले से नहीं होगी? इसलिए उन्होंने कहा कि इस रीज़निंग के बेस पे उसके पास इंटरनल मेंटेनेंस के हवाले से भी जो रिस्ट्रिक्शन है, उस मैटर को सुनने की उसको अवॉइड करने की भी अथॉरिटी रखता है फैमिली कोर्ट प्लस अगर ऐसा वो कोई ऑर्डर पास कर भी देती है, तो उसे वो एनफोर्स कराने की भी अथॉरिटी रखता है, उसके पास इसकी जुरिस्डिक्शन है। तो ये सारी रीज़निंग थी जिसके ऊपर फैमिली कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर पेरेंट्स की तरफ से मेंटेनेंस का दावा किया जाता है अपने चिल्ड्रन के अगेंस्ट तो वो सपोर्टेड बाय लॉ है। ऐसा दावा दायर किया जा सकता है एज़ पर सेक्शन 371 ऑफ द मोहम्मडन लॉ बाय डी.एफ. मुल्ला और फैमिली कोर्ट के पास ऐसे मैटर को सुनने की जुरिस्डिक्शन है और एज़ पर सीरियल नंबर 3
as per serial number 3 of Part 1 of the Schedule of the Family Code Act 1964 and Section 5 and on the base of the preamble of this act. इन तमाम रीज़निंग की बेस पर उन्होंने कहा कि ऐसे कि उनके पास जुरिस्डिक्शन सपोर्टेड बाय लॉ है, तो ये हमारा केस लॉ था आज का। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट केस लॉ को कवर करेंगे।